इम्प्लीमेंट करने वाले जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, अब हम उनको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। और जो आपकी न्यू थ्योरीज हैं, अब जैसे अब्राहम मेस्लोज की थ्योरी थी, जैसे उनके बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। तो उसमें जो है सबसे ज्यादा जिसको हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंस दी गई थी, वो थी ह्यूमन नीड्स को, ठीक है। तो फिर मतलब जैसे अब आपकी जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी आई, ठीक है। तो उसमें जो है मेस्लो के साथ साथ, अब मेस्लो के साथ साथ एक और साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इसमें काम किया, ठीक है। और उन्होंने जो है फिर एक नया पर्सपेक्टिव दिया, और बेसिकली जिन्होंने फिर चाइल्ड साइकोलॉजी में भी जो है वो काम किया है। अब आपके पास जो अब नए नए साइकोलॉजिस्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में अब ऐसे बहुत बड़े बड़े टॉपिक अब नहीं रहे हैं, रादर देन जो डेवलपमेंट के टॉपिक हैं, जैसे जिसमें हम जो है जीन पियाजे, कोहलर वगैरह, अब कोहलर नहीं, सॉरी, कोहलबर्ग, ठीक है, उनकी थ्योरी है अब जो डेवलपमेंट में उन्होंने दी है, जो कि बड़ी है, बड़े बड़े टॉपिक है, ठीक है। तो उनको अब हम जो है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, मंडे से। लेकिन अब जो उससे पहले जो रहे हैं हमारे, ठीक है, अब इनमें थोड़े थोड़े जो है, मतलब अगेन सबके जो है अब बहुत थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। क्योंकि जो बेसिक थ्योरीज थी वो मैक्सिमम लोगों ने सारी ही दे दी थी, पर अब जो आगे आपकी आप पढ़ोगे वो सारी जो है कि उन थ्योरी को चाइल्ड साइकोलॉजी में या फिर हमारी एजुकेशन में, हमारी लर्निंग में इम्प्लीमेंट जो है वो किया, तो कैसे किया, ठीक है। तो वो सारी जो है अब हम आज से स्टडी करना शुरू करेंगे। जैसे अब जॉन डीवे भी हैं, तो जॉन डीवे का भी एजुकेशन इनकल्शन में बहुत ज्यादा जो है वो रोल रहा है, ठीक है। आज तो हम वैसे जॉन डीवे के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, पर मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि अब जो हमारा मेन, अब जिन साइकोलॉजिस्ट को हम पढ़ेंगे उनका हम कंट्रीब्यूशन, यानी उन्होंने पिछली थ्योरी से क्या लिया, और उन्होंने जो है अब न्यू जो हमारी चाइल्ड साइकोलॉजी है या फिर ह्यूमन साइकोलॉजी है, उसमें उनके थॉट्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है, ये जो है हम स्टडी करेंगे। पर उससे पहले, अब जो हमारे आज के साइकोलॉजिस्ट हैं वो है कार्ल रोजर्स। अब इनके बारे में भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं बीच में जो है एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है। जैसे अगर आप टैट में भी देखोगे तो वहां पे भी एक आधा क्वेश्चन रहता ही है इनका, ठीक है। अब इनका जो है क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, अब यहाँ पे देखो, आपको ना सामने दिख रहा है कि फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। अब यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी है, हमने अभी तक जो पढ़ा वो था कि मैस्लो ने दी है, ठीक है, राइट। बट अब मैं आपको यहाँ पे भी एक डायरेक्ट क्लियर रेंस यहाँ पे दे रही हूँ, ताकि आप जो है मतलब बाद में जाके क्वेश्चंस में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब जो आपका देखो बेसिक जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है, ठीक है, थ्योरी मैस्लो ने दी, थ्योरी भी नहीं दी थी उन्होंने, मैंने पहले ही बोला है कि वो टर्म आ जाती है कि ह्यूमनिस्टिक थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, इस तरह से हम बोल देते हैं, ठीक है। बट उन्होंने बेसिकली कॉन्सेप्ट दिया था, एक हायरार्की दी थी। तो ध्यान रखना कि ऐसा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन वैसे तो कभी भी जो है पुट नहीं किया जा सकता है जिसके बारे में पहले ही क्लियरेंस ना हो, लेकिन इसमें जो है आपको एक मतलब जैसे आपको सिंपल डायरेक्ट बता दूं, ठीक है, कि जब भी हायरार्की ऑफ नीड्स आता है, तो हायरार्की ऑफ नीड्स दिया है मैस्लो ने, ठीक है। और अगर आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, तो इसके जो है प्रमोटर दोनों ही हैं, आपके कार्ल रोजर्स भी और आपके मैस्लो भी, ठीक है। अगर बाय चांस आपसे क्वेश्चन ऐसे आ रहा है कि मतलब जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि फाउंडर, अगर आपसे बेसिकली पूछ लिया जाए, ठीक है, कि जो ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है उसके फाउंडर कौन रहे हैं, तो अगर आप नेट पे सर्च कर रहे हो तो वेरियस वेरियस नेम आ रहे हैं, क्योंकि कोई भी मतलब कहीं पे भी ऐसे बिल्कुल एग्जैक्ट सा नहीं दिया गया है, लेकिन जितना मतलब यहाँ पे पढ़ा गया, ठीक है, तो उसमें जो है मेन है कि फाउंडर, अगेन फाउंडर जो है वो आपके कार्ल रोजर्स भी हैं, और कॉन्सेप्ट जो है वो आपका मैस्लो ने भी दिया है। क्यों? क्योंकि जो आपके मैस्लो ने जब हायरार्की ऑफ नीड दिया, ठीक है, तो उसी को ही फर्दर स्टडी करके जो है कार्ल रोजर ने भी उसमें इम्प्लीमेंटेशन की थी। तो मैं पहले ही बता दूं कि इन्होंने जो ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है, ठीक है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन की है। और दूसरी चीज है कि इन्होंने जो आपका जैसे जो मैस्लो ने हमारे लिए हायरार्की ऑफ नीड दिया था, ठीक है, उसमें से जो सबसे लास्ट था, यानी कि जो पहले
बाद में तो हमने देखा है ना कि जो लास्ट लेवल है वो था ट्रांसकेडेंस, बट इसमें जो है इन्होंने जो उसका लास्ट था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उसको जो है बहुत ज्यादा प्रमोट किया था। ठीक है, जो मतलब कार्ल रोजर थे, उन्होंने जो हायरार्की ऑफ नीड था उसमें से जो इनका टॉपिक रहा है वो रहा है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और जिसमें इन्होंने जो है चाइल्ड सेंटर्ड जो हमारी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है उसको बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ावा दिया था। तो अगर मतलब मेरा मेन आपको ये है कि अगर बाय चांस क्वेश्चन आता है आपका कि ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी के फाउंडर कौन है, ठीक है, तो आपको वैसे तो दोनों कभी भी नहीं दिए जाएंगे, लेकिन अगर बाय चांस आपको दोनों ही दिए गए तो आपने ऐसा देखना है, अगर आपको पूछा गया होगा कि कॉन्सेप्ट किसने दिया है, ठीक है, जैसे हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी, तो आपने करना है मैस्लो। ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस आपको फाउंडर पूछ लिया जाता है, क्योंकि जो मेन टर्म है ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी, अगर मैं मेन टर्म देखूं, ठीक है, तो उसमें जो है कार्ल रोजर का नाम आता है। अगेन इन्होंने भी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने ही सबसे पहले ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी को दिया है, इन्होंने जॉन डीवे को भी पढ़ा, ठीक है, इन्होंने जो है मैस्लो की थ्योरी भी स्टडी करी, क्योंकि जब आप इनका टाइम पीरियड देखते हो तो देखो इनका टाइम पीरियड है 1902 से लेके 1987 तक का। तो अगर इनके टाइम पीरियड के हिसाब से देखा जाए, ठीक है, तो इन्होंने ये मतलब फाउंडर, मैंने चाहे लिख दिया है कि फाउंडर ऑफ ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है, क्योंकि ये बुक पे भी दिया गया था एक में कि फाउंडर हैं ये, लेकिन जिस हिसाब से जो है इनका पूरा टाइमिंग वगैरह देखने के बाद ये क्लियर हो रहा है कि इन्होंने जो है सिर्फ क्या किया था, जैसे मान लो कि उन जैसे मैस्लो की थ्योरी थी, मैंने कहा था लास्ट में कि भले ही उसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म रहे हों, ठीक है, लेकिन वो अपने आप में जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी रही है, और इस उसमें जो है हर वो चीज इम्प्लीमेंट या फिर हम बोल सकते हैं एक्सप्लेन की गई है जो कि हम अपने आसपास अपने देखते हैं। ठीक है, मतलब हमारी नीड सच में ही वैसी होती हैं जिस तरह से उन्होंने उसको जो है वो लेवल में बांटा है। तो यहाँ पे आपने जो है ये चीज अच्छे से नोट कर लेनी है कि मतलब सिंपल सा कि अगर ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी का क्वेश्चन आता है तो आपने सिर्फ ये देख लेना है कि कॉन्सेप्ट का पूछा होगा तो आपने करना है मैस्लो, और अगर बाय चांस आपको ऐसे बोल दिया जाता है कि उसको बाद में इम्प्लीमेंट किसने किया है तो आपने करना है कार्ल रोजर। ठीक है, और अगर बाय चांस आपको मेन प्रमोटर पूछे जाएंगे तो वो तो आपको डायरेक्ट ही क्लियर हो रहा है कि कार्ल रोजर और मैस्लो दोनों ने ही जो है ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच को दिया था। हाँ, एक और भी है कि अगर आपसे ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच टर्म यूज की गई है, ये ना दो तीन चीजें नोट कर लें, ठीक है, अगर अप्रोच टर्म दी होगी तो भी आपने मैस्लो ही लिखना है। ठीक है, अगर ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच बोला होगा कि पर्सनैलिटी में या फिर बिहेव मतलब लर्निंग में ह्यूमैनिस्टिक अप्रोच या ह्यूमैनिस्टिक नीड को जो है किसने इंपॉर्टेंस दी थी, तो वो दी थी अब्राहम मैस्लो ने, और इन्होंने सिर्फ उन्हीं अप्रोचेस को जो है वो आपकी ह्यूमन में इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, जैसे आपने पहले भी लेविन वगैरह का भी पढ़ा है ना, कि जैसे आपने पढ़ा था कि गेस्टोल्टिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो वोर्डेमर ने दिया था, कोहलर ने जो है इनसाइट थ्योरी दी, लेकिन जो उन्होंने वो पूरा जो इनसाइट थ्योरी या गेस्टोल्टिज्म है उसका जो सारा कि ह्यूमन बिहेवियर में जो है उसको बताना था, ठीक है, तो वो सारा किसने किया था, कर्ट लेविन ने। जैसे जो भी मतलब कि इनसाइट थ्योरी है या कुछ भी है, उन सबको ह्यूमन साइकोलॉजी में जो है जिसने इम्प्लीमेंट किया था वो कर्ट लेविन थे। तो वैसे ही इसमें भी यही है कि कॉन्सेप्ट मैस्लो ने दिया है, लेकिन जो मेन मतलब इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई या फिर जिन्होंने ज्यादा जो है जोर दिया उस पे ह्यूमनिस्टिक पे, ठीक है, साइकोलॉजी में, तो वो थे कार्ल रोजर्स। तो अब ये भी जो है वो आपके अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जो आपके कार्ल रोजर थे, और इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1902 से लेके 1987 तक। अब आपने यहाँ से इम्पोर्टेंट ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी मैंने फिर बोल दिया कि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों ही जो है वो ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी के जो है वो प्रमोटर रहे हैं। अब ये सबसे ज्यादा किसके लिए जो है वो जाने जाते हैं, दे आर नोन स्पेशली फॉर हिज पर्सन सेंटर्ड साइकोथेरेपी, यानी साइकोथेरेपी जो है, जो पर्सन सेंटर्ड साइकोथेरेपी है,
यानी जो आपकी मतलब ह्यूमन ह्यूमन सेंटर्ड, ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, वेट, कि आपका जो है ये पर्सन सेंटर्ड साइकोथेरेपी के लिए जो है वो सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। और कल जो है पिछले कल आपने मैस्लो में एक और जाना था कि जो आपकी ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी है, उसमें एक आपने उसका नाम जो है शायद मैंने मेंशन किया हो, तो उसमें एक टर्म थी थर्ड फोर्स करके। याद है किसी को कि उसमें थर्ड फोर्स के नाम से बोला गया था कि थर्ड फोर्स भी जो है वो आपकी जानी जाती है ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी शायद। बट ये भी जो है आपको, या इसमें था या पहले जो है किसी में ये थर्ड फोर्स का जो है वो हो चुका है, ठीक है। तो आप जो है इसको भी याद रखें कि जो थर्ड फोर्स का कॉन्सेप्ट था दैट वाज आल्सो गिवन बाय कार्ल रोजर। तो ये जो मैंने आपको छोटे छोटे पॉइंट बताती हूँ इनको काइंडली नोट कर लीजिए, करिए, क्योंकि जब ना इनके बारे में अब देखो जैसे हमने कार्ल रोजर के बारे में पढ़ा, ठीक है, तो ही जो है हमें एकदम से याद आता है कि थर्ड फोर्स का जैसे, तो पहले भी हमने पढ़ा क्योंकि देखो ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी में ही दोनों ने काम किया है, तो उसको जो है थर्ड फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि थर्ड फोर्स टर्म ये किसने दी थी, तो थर्ड फोर्स टर्म जो है ये कार्ल रोजर ने ही जो है वो दी थी। तो ये काइंडली नोट कर लें, मेन है आपने याद रखना है। अब मैंने जैसे कहा ही आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में ही कि कुछ जो है आपके साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिनके बारे में मतलब ऐसे कोई बहुत ज्यादा कहीं पे नहीं बताया गया है, पर कभी कभी क्या होता है कि एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसलिए जो है ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट आप जब अभी आगे पढ़ोगे तो आपको और ज्यादा जो है वो क्लियर होगा कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो है जैसे जो आपके अब्राहम मैस्लो थे, ठीक है, वो ह्यूमन सेंटर्ड यानी ह्यूमन की जो नीड है उन्होंने उनसे रिलेटेड चीजें दी और हायरार्की ऑफ नीड जो है वो हमें दिया, ठीक है। अब जो कार्ल रोजर थे वो चाइल्ड सेंटर्ड जो है वो बहुत ज्यादा इन्होंने स्टडी करा है, यानी इनकी जितनी भी साइकोलॉजी ये जो ह्यूमैनिस्टिक साइकोलॉजी है, ठीक है, इनमें इन्होंने बेसिकली चाइल्ड की नीड यानी स्टूडेंट की नीड को जो है वो ज्यादा बताया है रादर देन ह्यूमन। जो मैस्लो थे ना उन्होंने पूरे ह्यूमन का बताया था, जैसे नीड थी तो उसमें उन्होंने पूरा कि ह्यूमन की पर्सनल से लेके जो भी मतलब उनका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक के नीड थे वो सारे जो है बताएं। लेकिन जो कार्ल रोजर थे हमारे, ठीक है, तो इन्होंने जो इनका जो बेसिक आइडिया है, ठीक है, या इनकी जो चीजें हैं वो ज्यादातर चाइल्ड सेंटर्ड रही बाद में, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो ये है, ठीक है, कि व्यक्ति केंद्रित जो मनोचिकित्सा चिकित्सा है उसके लिए जो है इनको जाना जाता है विशेष रूप से, ठीक है। और मानवतावादी मनोविज्ञान के ये संस्थापक भी रहे हैं। पर आपने ज्यादा याद रखना है आपका जो पीपल सेंटर्ड जो आपकी साइकोलॉजी है या साइकोथेरेपी याद रखना है, ठीक है। साइकोथेरेपी टर्म जो है वो रिलेटेड टू कार्ल रोजर्स। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो अब इनके बारे में अब डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सो रोजर्स वाज डिस्करेज्ड बाय द एम्फेसिस ऑन कॉग्निटिविज्म इन एजुकेशन। अब यहाँ से आपको एक और बात बताऊं, अब जैसे मैंने आपको कहा कि जॉन डीवे की भी इन्होंने स्टडी करी है ना, तो इनका जो मतलब आगे इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो एजुकेशन में भी बहुत ज्यादा रहा है। अब जैसे मैंने कहा कि चाइल्ड सेंटर्ड इनका जो है काम रहा था, तो उनमें इन्होंने जो है ज्यादातर जो है वो एक्सपेरिमेंट एजुकेशन जो है वो उसका कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट एजुकेशन। अब आगे आप पढ़ोगे कि उसमें क्या है, एक बहुत ही फेमस फ्रेज है लर्निंग बाय डूइंग। एक बहुत ज्यादा जो है वो आपका पेडागोजी ओरिएंटेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है, जब भी आपसे मतलब ऐसा पूछा जाता है कि एक चाइल्ड जो है वो सबसे अच्छे कैसे सीख सकता है, तो हम जो है उसमें हमें जैसे ऑप्शंस आती हैं, तो हम सबको पता है कि हम लोगों को जैसे देखो अगर आपके पास, अब मैं आपके सामने ये स्लाइड रखी है, ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये उतनी ज्यादा इफेक्टिव लर्निंग नहीं होती जितनी ज्यादा क्या होती है जब
आप नोट्स अपने आप बनाते हो। वैसे ही छोटे बच्चों में अगर आपने उनको कॉन्सेप्ट सिखाना है, ठीक है, तो उनको क्या है कि वो जो है उतना ज्यादा सुन के उनको याद नहीं होता, जितना ज्यादा वो अपने हाथ से जब चीजों को करते हैं तो उसके बाद सीखते हैं। तो ये जो सबसे बड़ा लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट था, ये किसने दिया था? दैट वाज गिवन बाय कार्ल रोजर। तो अगर आपसे कभी ये, अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, जब आप इनके बारे में पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको सारी जगह से एक ही जो है वो आपका रहेगा कि लर्निंग बाय डूइंग कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया था, ठीक है। अब लर्निंग बाय डूइंग जो है वो बेसिकली एक टीचिंग का मेथड है, ठीक है, जिसको हम बाद में, क्योंकि हम मेथड ऑफ टीचिंग भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी जो है आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस वहां से बहुत ज्यादा जो है वो बनते हैं। फिलहाल हमारे साइकोलॉजी चली है, और इसके अब हमारे पास दो तीन ही जो है वो रहे, मतलब जो आपके साइकोलॉजिस्ट हैं बेसिक, ठीक है, जिनके बारे में हमें अब पढ़ने को रहा है। फिर उसके बाद हम डेवलपमेंटल स्टेजेस वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे, तो उस टाइम पे हम जो है फिर साथ साथ में पेडागोजी भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी मैम आज, एजुकेशन कमीशन वगैरह भी कराओगे आप? हाँ जी हाँ जी, वो भी पार्ट है ही, वो तो इम्पोर्टेंट ही है, उसके तो क्वेश्चन आने ही हैं। आप डरो मत, आपको सब कुछ कराया जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है, द रोजर वॉज डिस्करेज्ड बाय द एम्फेसाइज ऑन कॉग्निटिविज्म। आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ से, ठीक है। अब जैसे हमने पढ़ा कि कौन किसके अगेंस्ट थे, ठीक है, तो जो रोजर थे, ठीक है, ये जो है कॉग्निटिविज्म पे जो एम्फेसिस, कॉग्निटिविज्म होता है हमारा जो मानसिक, अब हिंदी में बोला जाता है संज्ञानात्मकता, ठीक है, लेकिन अगर आपने नॉर्मल वे में याद रखना हो तो कॉग्निटिविज्म जो है इज रिलेटेड टू योर मेंटल मोटर स्किल्स, ठीक है, कि आप जो अपने दिमाग से, मतलब जो आप सोच रहे हो, फिर उसके बाद जो आप चीजों को करते हो, मैनिपुलेट करते हो, ठीक है, वो सारा जो है हमारा कॉग्निटिविज्म में आता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो मतलब आप एजुकेशन होती है ना, शिक्षा होती है, कहते उसमें जो संज्ञानात्मकता रहती है, यानी जो आपका एक कॉग्निटिविज्म है, ठीक है, उसके ऊपर जो जोर देते हैं, उससे ये बिल्कुल ही जो है वो डिस्करेज थे। ये कहते थे कि इतना जितना अपने दिमाग पे जोर डालना है, उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप जो है चीजों को, यानी अपने हाथ से उनको करो, ठीक है। तो वैसे ही जैसे बच्चों को जो है ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे वो अपने आप जो है चीजों को करके सीखें, ठीक है, अपने हाथों से, मतलब पूरे एक्सपेरिमेंट करें, ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो निष्कर्ष पे आए। तो इन्होंने उस पे ज्यादा जोर दिया था, रादर देन कॉग्निटिविज्म इन एजुकेशन। अब नेक्स्ट है, ही बिलीव्ड दिस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म फॉर लर्निंग। अब जैसे हमें भी ऐसे ही होता है, ठीक है, जब मतलब मान लो कोई लेक्चर दे रहा है ना, तो आप जो है ज्यादातर 5 मिनट 7 मिनट जो है अटेंटिव होके सुन सकते हो। उसके बाद क्या होता है, हमें जो है अपने आप ही ऑटोमेटिक ही चीजें बोरिंग लगना शुरू हो जाती हैं। तो क्या है कि लेक्चर मेथड से ज्यादा जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिंग मेथड को जो है वो ज्यादा अप्रोच किया गया था, ठीक है। और आज के टाइम में भी जो सबसे ज्यादा जो हम इम्पोर्टेंस देते हैं, वो हम जो है आपकी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को ही जो है वो देते हैं। यानी जो चीजों को आप 3D यानी अपने आप जो है लाइव देखो, और उनके बाद उनके साथ जो है एक्सपेरिमेंट करो, ठीक है, उससे आप जो है ज्यादा इफेक्टिव लर्न कर सकते हो, एज कंपेयर टू जो आप सिर्फ सुन रहे हो चीजों को, या फिर उनको दिमागी तौर पर सोच रहे हो। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो कि अब जैसे मान लो आपने ड्राइविंग करनी है, ठीक है, आप वीडियो देख रहे हैं, आप अपने दिमाग में एक पूरा मतलब बना रहे हैं कि इस तरह से अच्छा ड्राइविंग होती है, पर क्या आपको लगता है कि सोच के ड्राइविंग आ जाएगी? आएगी कोई सोच के ड्राइविंग? नहीं ना, है ना, तो इसी नहीं। तरह से, हाँ जी। तो इनका भी यही था कि ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इन्होंने क्या कहा कि कॉग्निटिविज्म में जो है ज्यादा एम्फेसाइज करने से जो है उससे ज्यादा अच्छा है कि आप क्या करें, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उन पे ज्यादा जो है वो जोर देना चाहिए। तो इन्होंने यही कहा कि अगर ये जो आप कॉग्निटिविज्म में कहते कि एम्फेसाइज हो रहा है, या हम जो है कॉग्निटिविज्म पे जो है ज्यादा जोर दे रहे हैं, उससे क्या होता है कि जो एक लर्निंग के लिए बच्चे
बच्चे में एक जो एक्साइटमेंट रहती है, यानी जो बच्चों में एक उत्साह होता है या फिर जोश होता है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, यानी उसका जो है वो बिल्कुल लॉस जो है वो हो जाता है कॉग्निटिविज्म एम्फेसिस से। ठीक है, तो इन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट पे जो है वो ज्यादा जो है वो एम्फेसाइज करा। Roger's point of view emphasized the inculcation of या inclusion of feelings and emotions in education. अब इन्होंने किस पे जो है, एक तो आपका जो हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इन्होंने एक्सपेरिमेंट पे भी जो है वो इम्पोर्टेंस दी, लेकिन उससे भी ज्यादा इन्होंने जो है किस पे जोर दिया, भावनाओं और संवेदनाओं के समावेश पर। यानी जो हम सीखते हैं, हम जो है हमें एजुकेशन सिस्टम जो मिलना चाहिए, तो कहते हैं उसमें जो टीचर है और जो एक टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है, ठीक है, तो वो कैसी होनी चाहिए, उसमें उसमें जो है आपके फीलिंग्स भी होनी चाहिए, ठीक है, और इमोशन भी होने चाहिए। तो कहते कि जो भावना, मतलब रोजर का दृष्टिकोण क्या था कि शिक्षा में क्या होना चाहिए, जो उनका बेसिक दृष्टिकोण था वो ये था कि फीलिंग्स और इमोशन का जो पूरा समावेश है, यानी जो भावनाओं और संवेदनाओं का समावेश है, ठीक है, उस पे ये ज्यादा जोर देते थे एज कंपेयर टू कॉग्निटिविज्म पे। ठीक है, कि इससे ज्यादा जो है वो आपका कि जो टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप है वो सारा ही कैसा है, आपका एकदम जो है वो फीलिंग से भरा हुआ, इमोशन से भरा हुआ जो है वो रहे एजुकेशन, तभी जो है वो बच्चों को लर्निंग में हेल्प करेगी। ठीक है, मतलब जैसे बच्चों, अब इनमें वही सारा कि नीड ऑफ इंडिविजुअल लर्निंग, वो सारी चीजें जो है वो रोजर्स के जो इन्होंने मेथड बताए वैसे आई। ठीक है, अब जैसे इन्होंने लर्निंग बाय डूइंग दिया, फिर बाद में नए आए, अब जैसे जैसे नए साइकोलॉजिस्ट आए, तो उन्होंने जो है ये जो मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में फिर जो है वो बहुत जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी इसके बाद जो है फिर जो चाइल्ड साइकोलॉजी है उसका ज्यादा जो है वो प्रभाव हुआ, क्योंकि इससे पहले जो है सिर्फ ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ते थे। ठीक है, मतलब साइकोलॉजी जो है पहले जो है बहुत ही ऐसे बोल सकते हैं आपके, इतना डायनामिक जो है उसका नहीं था, वो सिर्फ जो है ह्यूमन, ठीक है, और सभी लिविंग थिंग्स के जो सॉरी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ओरिएंटेड साइकोलॉजी थी। बट जब आपके ये जो मैस्लो आए, फिर उसके बाद जैसे रोजर आए, ठीक है, या फिर जॉन डीवे आए, तो इनके बाद जो है फिर आप देखोगे कि अब इसके बाद जितनी भी आपकी लर्निंग है बेसिकली, क्योंकि सबको पता है कि एक सीखने की उम्र जो है वो हमारी यंग तक ही होती है। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि जो भी मतलब आपके जैसे जितनी भी लर्निंग होनी चाहिए वो सारी कैसी होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड जो है वो होनी चाहिए। फिर इसके बाद ही जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी जो है वो हमारी आई। ओके, तो नेक्स्ट है, ही बिलीव्ड दैट एजुकेशन एंड थेरेपी शेयर्ड सिमिलर गोल्स ऑफ पर्सनल चेंज एंड सेल्फ नोइंग। अब जैसे मैं जो आपको अभी तक कह रही थी, क्योंकि इन्होंने जो है साइकोथेरेपी में काम किया, ठीक है, ह्यूमन सेंटर्ड जो साइकोथेरेपी है, या फिर आप बोल सकते हैं पर्सन सेंटर्ड साइकोथेरेपी, तो उस पे जो है जब इन्होंने काम किया, तो इन्होंने क्या बिलीव किया, देखो आप जब भी इनके बारे में आप पढ़ोगे, आपको ये टर्म बहुत ज्यादा मिलेगी। एक है आपकी एजुकेशन, ठीक है, और दूसरा आपका रहेगा चाइल्ड सेंटर्ड। तो इनकी जो मतलब इनका जो मेन थ्योरी जो एग्जाम में आती है, ठीक है, वो सारी ही जो है एजुकेशन से रिलेटेड आती है। यानी इनका जो काम था, इन्होंने जितना भी इनका थ्योरी दी, ठीक है, एक्सपेरिमेंट दिया, तो ये जो है आपका रहा एजुकेशन, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के ओरिएंटेड। ओके, सो इन्होंने क्या, ये क्या मतलब विश्वास करते थे, इनका मानना क्या था, ही बिलीव्ड दैट एजुकेशन एंड थेरेपी, कि कहते कि जो शिक्षा और चिकित्सा होती है, ठीक है, जो आपकी एजुकेशन है और थेरेपीज होती हैं, दे शेयर्ड सिमिलर गोल्स ऑफ पर्सनल चेंज, यानी ह्यूमन बिहेवियर में, या फिर जो भी हमारे पर्सनल चेंज होते हैं, या हम जो हमारा आत्म ज्ञान होता है, हम खुद को जानते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जो है इन्होंने काम किया था। जो मैस्लो की थ्योरी थी वही इन्होंने एक्सपेंड मतलब पढ़ी वो, ठीक है, स्टडी किया, और उनमें जो है उनमें से इन्होंने जिस पे सबसे ज्यादा था इनका, वो था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के ऊपर। तो इन्होंने यही कहा कि जो हमारे पर्सनल चेंज होते हैं और जो हमारे
हमारी सेल्फ नोइंग होती है, यानी खुद को जानना होता है, ठीक है। तो इनके जो गोल होते हैं, ये सारे जो है वो क्या मतलब इनके जो भी गोल रहते हैं वो एजुकेशन और थेरेपी जो है वो शेयर करती है, ठीक है। यानी एजुकेशन और थेरेपी जो है वो शेयर करती है सिमिलर गोल ऑफ पर्सनल चेंज एंड सेल्फ नोइंग। अब और किसमें थे, तो ही वॉज इंटरेस्टेड इन लर्निंग दैट लीड्स टू पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और फिर ये कैसी लर्निंग में जो है इंटरेस्ट रखते थे, जिससे क्या हो कि इनकी रुचि ऐसी थी कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें बच्चे की पर्सनल ग्रोथ भी हो और उसका विकास भी हो, ठीक है। एज वॉज मैस्लो, जैसा कि मैस्लो चाहते थे, ठीक है। तो मैस्लो की तरह ही इनकी रुचि भी ऐसी ही थी कि जहाँ पे मेन है कि ह्यूमन की नीड्स पूरी हो। फिर ह्यूमन की नीड्स जब पूरी हो जाएं तो वो जो है फिर फ्यूचर में जो उनकी ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, तो उसकी तरफ जो है, विकास की तरफ जो है वो एजुकेशन हमें ले जाए। तो ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जो आपकी फिजिकल नीड को पूरा करने में भी हेल्प करे और फिर आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर सेल्फ रियलाइजेशन करने में भी हेल्प करे। तो इस लाइन से ही आपको पूरा जो अभी तक आपने पढ़ा या आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे क्लियर हो जाने चाहिए कि इन्होंने जो है मैस्लो की ही लर्निंग को जो है वो आगे बढ़ाया। पर काम क्या किया इन्होंने, जैसे मैस्लो ने दी ह्यूमन नीड्स, ठीक है, उन्होंने कहा कि ये नीड पूरी होती है तो अगली, मतलब इस तरह से उन्होंने एक हायरार्की ऑफ नीड दिया, ठीक है। लेकिन जो रोजर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये देखा कि ठीक है, उन्होंने बताया मैस्लो ने कि ये हमारी नीड है, लेकिन उनको पूरा कैसा किया जाए। तो इसलिए इन्होंने जो है उनको पूरा करने के लिए जो एजुकेशन सिस्टम है हमारा, यानी जो हमारी शिक्षा होनी चाहिए। अब एजुकेशन सिस्टम नॉट ओनली अबाउट करिकुलम कि हमारी पाठ्य सामग्री, उससे लेना देना नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मेन है कि जो आपकी शिक्षा, जैसे आप ये भी बोल सकते हो कि घर से जो शिक्षा शुरू होती है वो भी, ठीक है। तो कहते हैं कि ये सारी जो है वो एजुकेशन हमारी कैसी होनी चाहिए, कि इस तरह की होनी चाहिए ताकि जो पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट भी जो है वो इंसान की हो। तो इस तरह से फिर इन्होंने जैसा मैस्लो चाहते थे वैसे ही इनका इंटरेस्ट भी एज इट इज था, ठीक है। इसीलिए फिर इनकी भी जो है हम बोलते हैं कि ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में जो है इन्होंने काम किया था। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब अच्छा, इनकी एक बुक आई, पहले जो इन्होंने बुक निकाली थी वो थी आपकी फ्रीडम टू लर्न। पहली जो थी सबसे पहले वो थी फ्रीडम टू लर्न। लेकिन 1983 में फिर ये एक और बुक आई थी जो थी फ्रीडम टू लर्न फॉर द 80s। जैसे यहाँ पे भी लिखा है देखो, अ थॉरो रिवीजन ऑफ फ्रीडम टू लर्न, यानी कि ये जो आपकी नई बुक थी, ठीक है, ये जो है आपकी इन्होंने मतलब ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाता है क्योंकि इनकी बहुत ही फेमस जो है बुक रही है ये, ठीक है। तो इसलिए जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, हालांकि दोनों ही इन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना। लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूरी जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, अब यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट मिला, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है पूरा। अगर आप कार्ल रोजर के बारे में पढ़ते हो तो उसमें ये जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपने किससे याद रखना है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है वो किसने दिया था, यानी लर्निंग में एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट जो है किसने दिया था, कार्ल रोजर ने। और इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की पूरी फुल थ्योरी है ये इन्होंने अपनी एक बुक फ्रीडम टू लर्न फॉर द 80s, इस बुक में जो है इन्होंने अपने पूरे जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है उसकी थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था। अभी तक आपने जितना भी चीजें पढ़ी उसमें से आपको दो तीन चीजें ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक है कि ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं, दूसरा इन्होंने ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी में काम किया है, ठीक है। और जो आपने मेन पढ़ा है कि इन्होंने क्या दिया था, पर्सन सेंटर्ड साइकोथेरेपी के लिए जो है ये सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, ठीक है, पर्सन सेंटर्ड साइकोथेरेपी के लिए। और अब ये है कि इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की जो है वो थ्योरी दी थी, जिसको इन्होंने सबसे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया था अपनी एक बुक जो कि 1983 में जो है वो लॉन्च हुई थी, जिसका नाम था फ्रीडम टू लर्न फॉर द
इट इज, और ये रिवाइज्ड बुक थी। क्लियर? ये ध्यान रखें। जैसे देखो, फ्रॉम द ऑथर ऑफ ऑन बिकमिंग अ पर्सन, जब आप इस बुक का ये बायो, ये कवर में ही देख रहे हो तो आपको यहाँ से ही पता लगेगा कि इन्होंने जितनी भी चीजें दी वो सारी पर्सन मतलब ह्यूमन ओरिएंटेड ही जो है वो दी थी। सो नेक्स्ट है अब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ऑल्सो नोन एज लर्निंग बाय डूइंग। अब ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है इसी को ही कहा गया है लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है किसने दिया था? कार्ल रोजर ने। ठीक है, एंड इज अ टीचिंग, और ये जो लर्निंग बाय डूइंग है, ध्यान रखें, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग जो है वो थ्योरी है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी। क्लियर? और अगर आपसे लर्निंग बाय डूइंग पूछा जाए तो लर्निंग बाय डूइंग इज नॉट थ्योरी, ये है मेथड। क्योंकि ये जो है हम आजकल भी यूज करते हैं, ये तो ये मेथड ऑफ लर्निंग है। ठीक है, सो लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है उसी का ही मतलब उसी को ही जो है लर्निंग बाय डूइंग भी कहा जाता है, क्योंकि लर्निंग थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, राइट? तो इसलिए जो है लर्निंग बाय डूइंग जो है ये भी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का ही नाम है, और इज अ टीचिंग मेथड प्रपोज्ड बाय कार्ल रोजर्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने ये भी जो है नोट करना है। तो जो जो चीजें नोट करने के लिए हैं वो आपकी हाईलाइटेड हैं। तो और मैं साथ साथ में बता भी रही हूँ कि आपने सारा जो है, आपको देखो पीडीएफ मिल जाती है रोज के रोज। ठीक है, ज्यादा लेट हो जाऊं तो पर ऐसा है बहुत लेट मैं वैसे भी नहीं करना चाहती आपको, लेकिन मेन चीजें हैं कि जब आप क्लास लगा रहे हो आपने सुना है, अब आप जब इनके नोट्स अगर बाय चांस आप बना रहे हो, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि अगर टाइम लगता भी होगा, है ना, तो आपने जो है पूरी पूरी पीडीएफ नहीं छापनी है कॉपी पे। आपने सिर्फ जो भी आपको बोला जाता है कि जैसे ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, सिर्फ वो चीजें जो है वो नोट करनी है। अब ये जो लर्निंग बाय डूइंग था या फिर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थी, इसका जो है मेन आइडिया क्या था? तो इसमें जैसे लर्निंग बाय डूइंग का मेन आइडिया आपको नाम से ही पता लग रहा है, और जैसे हमने क्लास शुरू हुई थी तभी ये चीज कह दी थी कि इट इज द मेन आइडिया। इसमें क्या है, इट्स मेन आइडिया इज दैट लर्नर्स लर्न बेस्ट बाय एक्टिवली एंगेजिंग इन एक्सपीरियंस एंड देन रिफ्लेक्टिंग ऑन दैट एक्सपीरियंस। यानी आप जो है, जो लर्नर है वो सबसे अच्छे कैसे सीख सकता है? जब वो किसी चीज में एक्टिवली इंगेज हो, यानी वो अपने आप से उस चीज को जो है एक्सपेरिमेंट कर रहा हो, उसको फिर उससे एक्सपीरियंस ले रहा हो। ठीक है, और उसके बाद जो है उन्हीं एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट कर रहा हो। तो यही जो है हमारी जो रियल लर्निंग होती है वो मानी जाती है। ठीक है, क्योंकि सबने अपने अपने मेथड अपने अपने अप्रोचेस दी, लेकिन इनमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी गई है वो है आपकी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, विच इज योर लर्निंग बाय डूइंग। तो इसको काइंडली नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा, अच्छा जी, लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है, करके सीखना। और जो आपका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है उसको हिंदी में बोला जाता है अनुभवात्मक अधिगम। अब जो हिंदी करते हैं मतलब हिंदी को फॉलो करते हैं तो वो यहाँ से भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, बाकी आपको बताया तो हिंदी में ही जाता है। तो अब जैसे देखो नाम से ही पता लग रहा है अनुभवात्मक, यानी जो आप खुद अनुभव करते हो। ठीक है, किसी भी चीज में शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट चाइल्ड, ठीक है, कहते कि इसका जो मेन विचार या मेन आइडिया था ये था कि जो शिक्षार्थी अनुभव में सक्रिय रूप से शामिल होकर और फिर उस अनुभव पर चिंतन करके सबसे अच्छा सीखते हैं। तो यही जो है रोजर का कहना था। अब जैसे आपने शुरू में पढ़ा कि ये जो है कॉग्निटिविज्म से बहुत ज्यादा जो है वो डिस्करेज थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है दो टाइप की लर्निंग जो है वो आइडेंटिफाई करी। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसने जो है मीनिंगफुल लर्निंग और मीनिंगलेस लर्निंग जो है वो इस तरह की लर्निंग जो है वो आइडेंटिफाई करी थी? तो कार्ल रोजर थे। तो इन्होंने क्या कहा? मीनिंगफुल, मीनिंगफुल है जो आप लर्निंग बाय डूइंग, मतलब यानी जो आप एक्सपेरिमेंट करके सीखते हो, उसको इन्होंने कहा कि वो मीनिंगफुल लर्निंग है। और जो कॉग्निटिव है, यानी जो आप चिंतन करके, ठीक है, या फिर सिंपल कि आप जहाँ पे आप सिर्फ यानी अपने दिमाग से सोच करके करते हैं, तो वो बिल्कुल ही मीनिंगलेस जो है वो लर्निंग होती है। ऐसा रोजर का कहना था। ठीक है, किसी की भी स्टेटमेंट आपने बिल्कुल ऐसे नहीं रखनी है कि ऐसा ही है,
ठीक है, क्योंकि अब आज के टाइम में आप देखते हो तो हमें पता है कि लर्निंग में सब कुछ है, आपका कॉन्शियसनेस भी है, अनकॉन्शियसनेस भी है, कॉग्निटिविज्म भी है, बिहेवियर भी है, यानी जो भी थे इन सब ने चाहे अपने अपने बेसिस पे चीजें दी हैं, लेकिन लास्ट में यही पाया गया है कि जो लर्निंग है, मोटिवेशन है, वो इन सब का जिन जो जो इनके कंट्रीब्यूशन है वो सारे जो है वो सही है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू हिम ट्रू लर्निंग अकर्स थ्रू कन्फ्रंटेशन बिटवीन पर्सनल, सोशल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस एंड द लर्नर। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात जो है इन्होंने कही है। इन्होंने कहा कि जो लर्निंग होती है वो कैसे होती है, जब आपकी जो है पर्सनल, सोशल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस, यानी जो आपके अपने व्यक्तिगत या सामाजिक या फिर जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस होते हैं, और जो लर्नर है यानी जो उसको लर्न कर रहा है, ठीक है, इनके बीच में जो कन्फ्रंटेशन होती है वही जो है आपकी ट्रू लर्निंग होती है। यानी इनके बीच में जो इंटरपर्सनल हम बोलते हैं कि क्राइटेरिया रहता है, ठीक है, या इंटरडिपेंडेंसी होती है हमारी पर्सनल, सोशल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस और लर्नर के बीच में, ठीक है, तो इसी से जो आप सीखते हो वही जो है वो ट्रू लर्निंग है। तो ये आपकी डेफिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि ट्रू लर्निंग अकर्स थ्रू कन्फ्रंटेशन बिटवीन पर्सनल, सोशल और प्रैक्टिकल चैलेंजेस एंड द लर्नर। तो कौन थे? ये थे कार्ल रोजर, तो इन्होंने ये कहा था। ठीक है, और मेन आपने ये याद रखना है कि इन्होंने ज्यादा क्या कहा, इन्होंने कहा है कि जो भी चीजें हैं ट्रू लर्निंग जो है वो आपकी अपने आप से करके ही आती है, यानी एक्सपेरिमेंट करके ही आती है। इसीलिए जो इनका मेन कॉन्सेप्ट था दैट इज योर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? कार्ल रोजर ने जो है वो दिया है। क्लियर है? ठीक है, तो ये देखिए जैसे सच्चा सीखना जो है क्या होता है, जब व्यक्तिगत, सामाजिक या फिर व्यवहारिक चुनौतियों और जो लर्नर उन्हें सीख रहा है, जब इनके बीच में कहते हैं कन्फ्रंटेशन होता है, यानी टकराव होता है, उससे जब वो सीखते हैं वही जो है आपका ट्रू लर्निंग जो है वो मानी जाती है अकॉर्डिंग टू कार्ल रोजर। He believed that the highest level of significant learning included personal involvement at both the affective and cognitive levels। अब इन्होंने क्या कहा कि जो आपका एक हाईएस्ट लेवल होता है सिग्निफिकेंट लर्निंग का, यानी जहां पे आप बोलते हैं ना कि एक अच्छे से सीखने का जो उच्चतम स्तर है, ठीक है, कहते हैं महत्वपूर्ण अधिगम, यानी सिग्निफिकेंट जो लर्निंग है उसका जो सबसे हाईएस्ट लेवल है, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है, उसमें जो है आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए दोनों तरह से, यानी आपकी जो है दोनों स्तरों पर, एट बोथ द अफेक्टिव एंड कॉग्निटिव लेवल। ठीक है, कहते हैं कि जो भी आपकी जैसे आप बोल सकते हैं एक पर्सनल में, यहाँ पे अफेक्टिव का मतलब है भावनात्मक, जैसे इन्होंने भावात्मक बोलते हैं, ठीक है, जैसे हमने शुरू में ही कहा कि इन्होंने जो है वो आपका कहा था कि जैसे ये तो कहा ही कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, बट इन्होंने कहा था कि जो मतलब टीचर स्टूडेंट का एक रिलेशनशिप हो या फिर जो लर्निंग होती है उसमें आपकी फीलिंग्स और इमोशन जो है वो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे भी यही बात की जा रही है, कहते हैं कि जो हाईएस्ट लेवल है हमारी लर्निंग का, ठीक है, उसमें आपके जो यानी दोनों लेवल पे अफेक्टिव और कॉग्निटिव लेवल पे जो है वो पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप कॉग्निटिव ही कर रहे हो, यानी आपकी जो है अगेन मतलब आप बार बार एक ही जगह पे पहुंचोगे कि खुद से चीजों को करना और खुद से उनमें एक पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होना, तो वही जो है आपकी हाई लेवल ऑफ लर्निंग जो है वो होती है। ठीक है, और ये जो आपकी फिर उससे क्या होता है, जैसे आप कोई चीज कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आप क्या होते हो, सेल्फ इनिशिएट जब आप उनको करते हो, यानी आपके मन में खुद से होना चाहिए कि मैंने ये काम करना है। अब जैसे आपने एक बार बच्चे को डेमोन्स्ट्रेट करके दे दिया, ठीक है, उसके बाद जब आप उनसे प्रैक्टिकल लर्निंग कराओगे, उनको इंगेज करोगे, तो उससे वो बहुत अच्छा जो है वो सीखेंगे, और उससे क्या होगा, उनमें एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा उनको, और दूसरा वो सेल्फ इनिशिएट लेना शुरू करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं कि वर सेल्फ इनिशिएटेड वर सो परवेजिव टर्म, आज का जो आपका वर्ड है वो है परवेजिव। ठीक है, परवेजिव होता है आपका व्यापक, यानी बिल्कुल जो है वो कंप्लीट, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रॉड,
ठीक है, व्यापक तो कह रहे हैं कि ये सेल्फ इनिशिएटेड होते हैं, ठीक है, एंड वर सो परवेसिव दैट दे कुड चेंज एटीट्यूड्स। अब बोलता है कि ये जो आपकी सेल्फ लर्निंग होती है, यानी ये जो आपकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होती है चीजों में, चीजों को सीखने में, कहते ये इतने व्यापक होते हैं, इतने परवेसिव होते हैं कि ये आपके एटीट्यूड, ठीक है, बिहेवियर को भी जो है वो चेंज कर देते हैं। यानी मान लो कि जैसे कहते हैं कि ये शिक्षार्थी के दृष्टिकोण, व्यवहार, और कई बार तो ऐसा होता है कि इवन द पर्सनैलिटी ऑफ द लर्नर, कि जब आप अपने आप से सीखते हो चीजों को, उनमें सेल्फ इनिशिएटिव लेना शुरू करते हो, तो उससे क्या होता है कि ये जो आपकी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है, ये इतनी हाईएस्ट लेवल की लर्निंग है कि ये जो है जो भी मतलब लर्नर है उसका एटीट्यूड, बिहेवियर, और यहाँ तक कि उसकी पर्सनैलिटी को भी जो है वो चेंज कर देता है। तो इतनी जो है वो पावरफुल होती है हमारी लर्निंग बाय डूइंग या फिर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो इसलिए फिर इन्होंने इसी को जो है फिर बहुत ज्यादा जो है वो अपनी स्टडी में जो है वो बताया था। ठीक है, तो ये था। अब लर्निंग, जो लर्निंग्स होती हैं, ठीक है, नीडेड टू बी इवेलुएटेड बाय द लर्नर। और ये भी हमें मतलब मेन है कि जो भी आप कह रहे कि कहते कि सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो उनका जो है क्या होना चाहिए, नीडेड टू बी इवेलुएटेड बाय द लर्नर एंड टेक ऑन मीनिंग एज पार्ट ऑफ द टोटल एक्सपीरियंस। और कह रहा है कि जो भी फिर सीखा गया हो, है ना, तो वो जो है एक सेल्फ इवेलुएटिंग होना चाहिए, यानी लर्नर उसको जो है इवेलुएट भी कर पाए, और एक तरह से जो है क्या करे कि वो एक तरह से जो पूरा टोटल एक्सपीरियंस है उसका अर्थ भी जो है वो सीख पाए। यानी जो आपकी लर्निंग, जो भी आपने सीखा, तो उसको समग्र रूप से जो है वो सीखा जाना चाहिए। तो ये इन्होंने फिर, जैसे मैंने कहा कि इन्होंने आपकी जो मैस्लो था उन्हीं की हायरार्की ऑफ नीड को आगे बढ़ाया है, ठीक है, उन्हीं को स्टडी करके ही अपने थॉट भी दिए। तो बेसिकली इन्होंने जो नीड्स बताई थी वो कौन सी बताई थी, लर्निंग नीड्स के बारे में जो है इन्होंने बात की थी। जैसे लर्निंग बाय डूइंग है, तो उसमें भी इन्होंने लर्निंग नीड्स के बारे में, कि इन्होंने ये कहा था कि जो भी नीड्स होती हैं, ठीक है, फिर बाद में वो इवेलुएट भी हो, ताकि वो एक ऐसा ना हो कि मतलब कोई और ही वर्ड मीनिंग लेके आ जाए वो, है ना। तो इसमें कि जब वो लर्निंग बाय डूइंग भी कर रहा है, यानी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है वो क्या होनी चाहिए, एक इवेलुएटेड लर्निंग होनी चाहिए, ठीक है, और एंड टेक ऑन मीनिंग एज अ पार्ट ऑफ टोटल एक्सपीरियंस, कि उसने जो भी पूरा सीखा, ठीक है, उस टोटल एक्सपीरियंस का जो है वो एक समग्र कहते हैं समग्र अनुभव के एक भाग के रूप में जो है उसको उसको उसका मीनिंग आना चाहिए। तो ये था इनका, ठीक है। अब इन्होंने जो है ये आपके लास्ट हैं, ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपकी यही है कि ऑब्जेक्टिव क्या होने चाहिए, तो उनको हम कल कर लेंगे। वैसे इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है वो, मतलब यही है कि उद्देश्य क्या होने चाहिए। तो अगर आप खुद से भी पढ़ोगे पीडीएफ से तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं तो हम कल थोड़ा सा डिस्कस इसको कर लेंगे, ठीक है। ये मेन है, तो इसको कर लेते हैं चलते चलते अब। तो रोजर्स आउटलाइंड एटीट्यूड्स विच कैरेक्टराइज्ड अ ट्रू फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। तो अब जो रोजर थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कुछ ऐसे एटीट्यूड थे या दृष्टिकोण हम बोल सकते हैं, ठीक है, कि रोजर ने उन दृष्टिकोणों को रेखांकित किया जो सीखने के एक सच्चे सुविधाकर्ता की विशेषता बताते हैं। तो उसमें से इन्होंने जो तीन मेन दृष्टिकोण बताए थे, ठीक है, मेन पॉइंट ऑफ व्यू बताए थे, जो कि आपकी लर्निंग को फैसिलिएट करते हैं। यानी यहाँ से देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो आपको पूछा जाएगा कि रोजर ने जो है, मतलब जैसे आपको ऑप्शन दिया जाएगा, फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि कि रोजर का जो है मेन कैरेक्टरिस्टिक कौन थी, या फिर ट्रू फैसिलिएटर ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू रोजर कौन है। तो सबसे पहला था रियलनेस, वास्तविकता, ठीक है। दूसरा प्राइजिंग द लर्नर, यानी प्राइजिंग का मतलब यहाँ पे है महत्व देना, यानी जो लर्नर है उसको महत्व दिया जाना चाहिए, ठीक है। और लास्ट है आपकी इम्फेटिक एम्फेटिक सॉरी एम्फेटिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जिसमें आपका आएगा सहानुभूतिपूर्ण समझ। जैसे आपकी जब हमने स्लाइड शुरू की थी, आज की क्लास शुरू की थी, हमने तभी समझ लिया था कि इन्होंने जो है फीलिंग और इमोशन को भी जो है वो इंक्लूड करा था। तो इन्होंने फिर जो अपनी लास्ट
जो दृष्टिकोण सबसे ज़्यादा जिस पे इन्होंने इम्पोर्टेंस दी थी कि जो हमारी लर्निंग को फैसिलिटेट करता है, वो था हमारा एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ योर सहानुभूतिपूर्ण समझ, ठीक है? तो नाम से ही देखो पता लग रहा है आपको कि रियलनेस में इन्होंने ये कहा था कि जो टीचर होता है, ठीक है? उसको हमेशा अपने स्टूडेंट के लिए एक रियल मतलब पर्सनैलिटी जो है वो रहनी चाहिए उसकी, ठीक है? यानी अब इन्होंने कहा था कि द इंस्ट्रक्टर शुड नॉट प्रेजेंट अ फ्रंट और फसाड। फसाड जो होता है दैट इज योर मुखौटा, ठीक है? वैसे तो ये टर्म ली गई है जैसे बिल्डिंग के सामने कई बार ऐसे कवर करके रखी होती है ना, दीवारों के आगे मतलब ऐसे फ्रंट दिया होता है जो पूरी बिल्डिंग को ढक देता है, ठीक है? तो उसको जो है बेसिकली उस टर्म से ये लिया गया है, पर आपने याद रखना है कि यहाँ पे मतलब है मुखौटा। कहता है कि टीचर को या जो भी इंस्ट्रक्टर होता है उसको मुखौटा नहीं होना चाहिए, यानी वो मुखौटे की तरह नहीं होना चाहिए। वो हमेशा जो है वो अपने स्टूडेंट के साथ जो है हमेशा रियल होना चाहिए, ठीक है? बट शुड स्ट्राइव टू बी अवेयर ऑफ हिज और हर ओन फीलिंग्स एंड टू कम्युनिकेट देम इन द क्लासरूम कंटेक्स्ट। मतलब कोई मतलब ऐसे पर्दा नहीं होना चाहिए, ठीक है? कि जब भी आप टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो हमेशा एक रियल रिलेशनशिप जो है वो होनी चाहिए, ठीक है? एंड द इंस्ट्रक्टर शुड प्रेजेंट जेन्युइननेस, कि जब भी मतलब कोई इंस्ट्रक्टर किसी बच्चे को जैसे पढ़ा रहा है सिखा रहा है तो उसमें हमेशा जो है एक जेन्युइननेस जो है वो उनमें होनी चाहिए, ताकि उससे आप लर्नर को जो है वो डायरेक्टली एनकाउंटर कर पाओ, ठीक है? तो ये हम अगर मतलब हमें ऐसे भी नाम से ही देखो पता लग रहा है रियलनेस। और दूसरा हमें पता है कि इन्होंने जो है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में काम किया है और ज्यादातर इन्होंने जो है टीचर स्टूडेंट की रिलेशनशिप को जो है वो बताया था, ठीक है? तो ये था कि रियलनेस होनी चाहिए उनमें, बिल्कुल भी मुटखौटा नहीं होना चाहिए। और वो जो है अपनी जो फीलिंग्स हैं, ठीक है, मतलब जो स्टूडेंट टीचर हैं, ठीक है, उनमें पूरा जो है वो अच्छी तरह से कम्युनिकेशन जो है वो क्लासरूम में होना चाहिए, ठीक है? और मतलब जैसे उसको अपनी भावनाओं के प्रति वो जागरूक होना चाहिए, जिससे वो क्या करे कि वो कक्षा में जो है फिर अब अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए स्टूडेंट्स के सामने। तो ये था इनका। फिर दूसरा था प्राइजिंग द लर्नर। इसमें ये था कि आप मतलब जैसे एक टीचर होता है, ठीक है, उसको हमेशा बच्चों को महत्व देना चाहिए। हमारी जो टीचिंग है, ठीक है, वो हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, जिसमें आपको सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि सबको समझ नहीं आता, ठीक है? सबको जो है एक लेवल पे समझ नहीं आता है। क्लास में जो बैठे हैं दे ऑल आर इंडिविजुअल लर्नर, तो सबकी अपनी अपनी जो है वो नीड है। तो इसीलिए जो है जो भी इंस्ट्रक्टर होता है उसको आपके लर्नर के हेजिटेशन, लर्नर का डर, यानी बच्चों का जो फियर है, हेजिटेशन है, एपैथी है, ठीक है, उन सब को जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। तभी जो है आपकी एक इफेक्टिव टीचिंग जो है वो हो सकती है। तो ये सारी चीजें एज अ टीचर हमें खुद भी पता होती हैं, है ना? और जैसे अब हम खुद टीचर की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो है पेडागोजी में क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें अब आज के टाइम में तो सबको ही पता है कि किस तरह की टीचिंग जो है वो होनी चाहिए। तो यही जो है फिर कार्ल रोजर ने अपनी थ्योरी में, यानी जो उनका एक्सपेरिमेंट लर्निंग और बुक थी उसमें यही इन्होंने समझाया था, ठीक है? कि जो बच्चों में एक उदासीनता होती है, एपथी का मतलब होता है उदासीनता। तो वो जैसे बच्चों में मैक्सिमम नेगेटिविटी होती है कि हमें पूछ नहीं रहे हैं, है ना? तो वो उस तरह का मतलब शिक्षक को जो है उनका ध्यान होना चाहिए, फिर ताकि वो जो है मतलब बेसिकली कि बच्चों के जो भी चीज है आपको वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी और आपको उसी तरह से उन्हें सिखाना भी पड़ेगा। एंड लास्ट था आपका एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जिसमें सहानुभूति जैसे तो वर्ड से ही पता लग रहा है, ठीक है? तो इसमें क्या है कि द इंस्ट्रक्टर कैन अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स रिएक्शन फ्रॉम द इनसाइड। यानी जो बच्चा आपके मान लो आपने कोई क्वेश्चन दिया, कई बार हमें होता है कि हम उसका आंसर कुछ और सुनना चाहते हैं पर बच्चा कुछ और आंसर दे देता है, ठीक है? तो लेकिन फिर भी आपको मतलब ऐसे एकदम से गुस्सा नहीं आना चाहिए। आपको हमेशा जो है वो बच्चों के साथ ऐसे सहानुभूति दिखानी चाहिए, और जो भी उन्होंने कहा या जो भी उनका मतलब रिएक्शन रहेगा उसको हमेशा जो है अंदर से समझने की जरूरत होती है। तो अंदर से समझना चाहिए और फिर उसको उसी हिसाब से जो है वो टैकल करना चाहिए,
ठीक है। तो रोजर warns that a non-judgmental teacher is sure to arouse suspicion in older student। पर ऐसा होता है कि अब जैसे देखो छोटे बच्चों में तो ये नहीं होता, लेकिन कहते हैं कि अगर आप बड़े, अब जैसे मैं हूँ, मैं आपको जो है पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो अब बड़ों में ये चीजें समझ में नहीं आती हैं, बड़ों में ऐसे लगता है कि अच्छा ये नॉन जजमेंटल क्यों, मतलब वो थोड़ा सा उनमें जो है वो बोल सकते हैं ना कि एक तरह से सस्पेक्ट जो है वो अराइज कर सकता है। अराउज इज अराइज का सेकंड फॉर्म, ठीक है। क्योंकि पता है क्या होता है कि जब आप ना जैसे अब हम इस स्टेज पे पढ़ रहे हैं, तो हमने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा से धोखे खाए होते हैं। कहते बिकॉज दे हैव बीन कॉन्ड सो मैनी टाइम, क्योंकि अपनी लाइफ में उन्होंने बहुत से धोखे खाए होते हैं, तो उस तरह से क्या कहते हैं कि जो लर्नर होता है, अगर ओल्डर लर्नर की बात की जाए या फिर ओल्डर स्टूडेंट की बात की जाए, तो वो थोड़ा मतलब आपके लिए सस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर मान लो कोई टीचर बहुत ही नॉन जजमेंटल है, ठीक है, तो वो जो है एक तरह से सस्पेक्ट राइज कर सकता है ओल्डर स्टूडेंट में। बट कहता है कि हमेशा जो है वो नॉन जजमेंटल ही टीचर को होना चाहिए। यानी अगर किसी बच्चे ने कुछ बोल भी दिया तो आपको वो सेल्फ ग्रज उससे नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एंड द वॉइस टीचर इज अवेयर ऑफ दिस एंड कैन एक्सेप्ट देयर इनिशियल डिस्ट्रस्ट। तो कहते हैं कि अगर मान लो जैसे कोई बच्चा है, उसने आपको यही बोल दिया कि मुझे आप नहीं पसंद, है ना, या जैसे होता है ना कि कई बार ऐसे, चलो आपके सामने नहीं बोलेंगे पर ऐसे होता है बच्चों में कि ये टीचर नहीं पसंद, ये नहीं है ना, तो वो चीजें जो है एक टीचर को एक्सेप्ट करनी चाहिए। तो एक नॉन जजमेंटल मतलब होना चाहिए, जरूरी नहीं है कि बच्चे बच्चे जो है आप में रुचि ले ही, ठीक है, पर मतलब हमेशा जो है कोशिश करते रहना चाहिए एक न्यू रिलेशनशिप बनाने का, ठीक है, और दूसरा के बच्चों के साथ घुलने मिलने का, ताकि जो टीचिंग और लर्निंग है वो आपकी सक्सेसफुल हो पाए। तो आज के लिए काफी है इतना। बाकी इसके आगे ये है क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, ये मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी, तो कल हम थोड़ा सा फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप पढ़ लेना खुद से, फिर कल जो है हम क्लास में इनको डिस्कस कर लेंगे कि क्वालिटी वगैरह ही है, ये आपकी पैडागोजी में काम आते हैं क्वेश्चंस, और आपको खुद भी पता ही होते हैं वैसे तो, पर ऐसे है कि एक बार पढ़ लेना इनको, क्वालिटीज वगैरह ही हैं आगे, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव ही हैं, तो पढ़ लीजिएगा, बाकी हम फिर कल डिस्कस कर लेंगे। चलो जी ठीक है फिर, बाकी वो टेस्ट का करते हैं, उसका फिर मैं आपको बता दूंगी, ठीक है, वो सबके साथ डिस्कस कर लूंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर ठीक है। ओके जी देन, थैंक यू।